नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक में पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में पैरेलल रिएक्शन की स्टडी की थी। आज हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में अपोजिंग और रिवर्सिबल रिएक्शंस अर्थात विपरीत या उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की काइनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। विपरीत या उत्क्रमणीय प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, अपोजिंग और रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हम जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस केवल एक ही डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती हैं, यानी अग्रिम दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा में भी चलती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोजिंग रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल या अपोजिंग रिएक्शंस में दो विपरीत अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं और साम्यावस्था स्थापित होती है, यानी इक्विलिब्रियम में होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए डबल हाफ हेडेड एरो से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आगे की ओर हाफ हेडेड एरो से दर्शाते हैं और पश्च अभिक्रिया के लिए हाफ हेडेड एरो को पीछे की ओर दर्शाते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे अमोनियम थायोसाइनेट है, यह यूरिया में परिवर्तित होता है और यूरिया पुनः अमोनियम थायोसाइनेट में परिवर्तित होगा। तो अमोनियम थायोसाइनेट से यूरिया बनना अग्र अभिक्रिया है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और यूरिया से पुनः अमोनियम थायोसाइनेट बनना बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी अमोनियम थायोसाइनेट से यूरिया का बनना फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसकी अभिक्रिया वेग स्थिरांक को हम K1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यूरिया पुनः अमोनियम थायोसाइनेट में परिवर्तित होती है तो उसके लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक को हम K- से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी K1 जो है अगर अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है, और K-1 बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। इसी तरह से ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज से बीटा ग्लूकोज में परिवर्तित होना फॉरवर्ड रिएक्शन है और बीटा ग्लूकोज से पुनः अल्फा ग्लूकोज में परिवर्तित होना बैकवर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ K1 को हम अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और K-1 को पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। अब हम एक सिंपल रिएक्शन देखें। ए क्रियाकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग स्थिरांक है वो Kf होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक Kf होगा, और जब B पुनः A में परिवर्तित होता है तो इसके लिए जो अभिक्रिया वेग स्थिरांक है वो Kb होगा, यानी B मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन। अब प्रारंभ में A के A मोल है और B के 0 मोल, क्योंकि अभी अभिक्रिया प्रारंभ हुई है तो प्रारंभ में B की सांद्रता 0 होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात यानी T समय के पश्चात A के X मोल वियोजित होकर B उत्पाद बनाते हैं, तो B की सांद्रता हो गई X मोल और A की सांद्रता रह जाती है A-X मोल। अब ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन दोनों दिशाओं में चल रही है। उस स्थिति में जो अभिक्रिया का कुल वेग होगा, टोटल रेट होगी, वो अभिक्रिया का कुल वेग dx/dt क्या होगा। dx/dt को हम रिप्रेजेंट करते हैं -dA/dt या dB/dt। वो क्या होगी, अग्रिम अभिक्रिया का वेग माइनस पश्च अभिक्रिया का वेग। फॉरवर्ड रिएक्शन के वेग को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग होगा के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, और बैकवर्ड रिएक्शन का के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं के एफ डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी। अब यहाँ हम ए की कंसंट्रेशन रखें, तो ए की कंसंट्रेशन हमारी हो गई ए माइनस एक्स और बी की कंसंट्रेशन है एक्स, तो हमारी डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी एक्स। अब साम्यावस्था पर यानी इक्विलिब्रियम पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है ना, जिस गति से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसी गति से बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया का कुल वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभिक्रिया का वेग देखा, अभिक्रिया का कुल वेग इक्वल टू क्या, अगर अभिक्रिया का वेग माने पश्च अभिक्रिया का वेग, और दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग जब समान हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा कुल अभिक्रिया का वेग। तो कुल अभिक्रिया का वेग शून्य हो गया ना, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ हम डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो रखें तो हमारा क्या हो जाएगी, के एफ ए माइनस एक्स ई इक्वल टू के बी एक्स ई, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं के बी इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई अपॉन एक्स ई। तो अगर हमें के एफ का मान पता है तो हम के बी का मान निकाल सकते हैं। अब हम के एफ का मान कैसे निकालें, के एफ का मान निकालने के लिए हम क्या करें, के बी का जो मान है, ये के बी का मान हम इस इक्वेशन में यानी इस इक्वेशन से के बी का मान हम इस इक्वेशन में रखें। तो इस इक्वेशन में के बी का मान रखें तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स माइनस, यहाँ हमने के बी का मान रखा के एफ ए माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी डॉट एक्स। या हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स एक्स सी माइनस के एफ ए माइनस एक्स एक्स सी डॉट एक्स अपॉन एक्स, यानी हम इस इक्वेशन का हमने यानी इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आ रहा है, के एफ ए माइनस एक्स एक्स सी माइनस के एफ ए माइनस एक्स सी डॉट एक्स अपॉन एक्स सी। या हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के एफ ए यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया के एफ ए और एक्स सी माइनस के एफ एक्स एक्स सी, फिर हमने माइनस, फिर यह आया के एफ ए एक्स प्लस के एफ एक्स सी एक्स अपॉन एक्स सी। अब के एफ एक्स सी एक्स से के एफ एक्स सी एक्स कैंसिल हो गया, और इन दोनों में से हमने इसमें से और इसमें से हमने के एफ ए कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा एक्स सी माइनस एक्स। तो क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के एफ ए हमने कॉमन ले लिया, बचा एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स सी। यह हम इस इक्वेशन को अरेंज करें तो किस तरह से पुनर्व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, यानी इसको हम नीचे लेके आ जाएं और ये डी टी को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा हमारा डी एक्स अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इक्वल टू ए के एफ अपॉन एक्स सी डी टी। ये जो इक्वेशन है डी एक्स अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इक्वल टू ए एक्स सी डॉट के एफ डी टी, ये अवकलित वेग समीकरण है। अगर हम इसका समाकलन करें तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन एक्स सी माइनस एक्स का समाकलन होगा माइनस एल एन एक्स सी माइनस एक्स ए एक्स सी के एफ डी टी का समाकलन टी प्लस सी, यहाँ सी समाकलन स्थिरांक हम लगाते हैं। अब यदि t इक्वल टू जीरो पर x हमारा जीरो होता है ना, प्रारंभ में जब t जीरो है तो प्रारंभ में x जीरो होता है, क्योंकि b अभी बना नहीं है, b के मूल जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो होगा। तो ये वैल्यू t की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू जीरो हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, c इक्वल टू माइनस एल एन एक्स सी। तो ये c का मान हम इस इक्वेशन में रखें, तो इस इक्वेशन में रखने पर क्या आएगा, माइनस एल एन एक्स सी माइनस एक्स इक्वल टू ए अपॉन एक्स सी के एफ टी माइनस एल एन एक्स सी। यह हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एल एन एक्स सी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ln xc माइनस ln xc माइनस एक्स इक्वल टू a अपॉन एक्सी के एफ टी, या हम लॉग रूल से इस तरह से भी लिख सकते हैं ln xc अपॉन एक्सी माइनस एक्स इक्वल टू a अपॉन एक्सी के एफ टी, या हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, यानी के एफ इक्वल टू एक्सी अपॉन एटी ln एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन से हम के एफ का मान निकाल लेते हैं और के एफ का मान निकाल कर हम के बी का मान भी निकाल लेते हैं। अब हम अभी पिछली इक्वेशन में हमने पढ़ा था के इक्वल टू हमारा होता है एक्सी अपॉन ए माइनस एक्सी, और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का अनुपात के होता है। तो दोनों ही इक्वेशन में हम यहाँ के समान है, अतः हम ये कह सकते हैं के एफ अपॉन के बी इक्वल टू एक्सी अपॉन ए माइनस एक्सी, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, के एफ के बी एक्सी इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्सी, या हम ये कह सकते हैं के बी एक्सी इक्वल टू के एफ ए माइनस के एफ एक्सी। अब ये दोनों इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम ये कह सकते, ये के बी एक्सी हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या रह जाएगा, के एफ ए माइनस के एफ एक्सी माइनस के बी एक्सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्सी हम कॉमन निकाल लें तो क्या हुआ, के एफ ए माइनस एक्सी इंटू के एफ प्लस के बी इक्वल टू 0, या हम ये कह सकते हैं के एफ इक्वल टू के एफ प्लस के बी अपॉन ए डॉट एक्सी। अब इस इक्वेशन में हम के एफ का मान समीकरण 98 से रखते हैं। के एफ का मान हमारा क्या होता है, के एफ इक्वल टू हमारा होता है एक्सी अपॉन एटी एलन एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन, तो ये के एफ का मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, के बी के एफ प्लस के बी डॉट एक्सी अपॉन ए इक्वल टू एक्सी अपॉन एटी एलन एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। एक्सी से एक्सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो अब हमारा क्या बचता है, के बी के एफ प्लस के बी इक्वल टू 1/t एलन एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। अब हम नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, के एफ प्लस के बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। तो यह एक सामान्यतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण है। यदि हम एक्सी माइनस एक्स और टी के बीच अगर ग्राफ खींचे तो वो एक सीधी रेखा आती है, और जिसका स्लोप हमारा क्या होगा, के एफ प्लस के बी। तो उस स्लोप से हम के एफ और के बी को परिकलित कर लेते हैं। तो यह हमारी अपोजिंग या रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स स्टडी थी। थैंक यू।